गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो और वीडियो सबको आ रही है? प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एक बार क्लास शुरू होने से पहले। ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर है एकदम? ठीक है, तो सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हाँ सर बिल्कुल ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर जा रही है। ओके ठीक है, तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ गई आज। जो बच्चे एब्सेंट है वो बाद में देखेंगे अपने जाकर के बैकअप क्लासेस के अंदर। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी के गुडविल की वैल्यूएशन सीखना कंटिन्यूड करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन ही कर रहे थे। उसके अंदर एक मेथड हम लोगों ने सीख लिया था जिसे हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते थे। आज हम लोग गुडविल कैलकुलेशंस के और भी अलग मेथड सीखेंगे और उसके ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ सिंपल से क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे, जिसके डाउट्स भी हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिए थे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके पास तो आज क्लास के अंत में भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बच्चे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं और वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोग मेथड स्टार्ट करेंगे वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था, तो वो इस मेथड से कितना अलग था वो इस मेथड को सीखने के बाद ही हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब टॉपिक हम लोग डाल रहे हैं सेकंड नंबर पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये है, तो ये टॉपिक डाल दिया हम लोगों ने कि कैसे निकलेगा। अगर मैं गुडविल का फॉर्मूला लिखूं बच्चे, तो गुडविल का फॉर्मूला लिखते ही आपको एकदम सिंपल लगेगा जैसे मैंने लिख दिया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का ही मैं फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, गुडविल इज इक्वल टू, जो गुडविल होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहां मैं लिख रहा हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको लगेगा कि जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया और बिल्कुल सेम ही तो है। क्या फर्क है इसके अंदर? बस ये वाला पोर्शन डिफरेंट है बच्चे। वहां हम लिखा करते थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट और यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बिल्कुल कॉमन रहता था। और यहां क्या लिख दिया मैंने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और बाकी यहां पर भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बिल्कुल सेम है। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर क्या होता है ऐसा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एंड दैट ऑल द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। सीखने वाली बात कौन सी है? सीखने वाली बात है ये सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जैसे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना सर आपने सिखाया था, ये भी सिखा दो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आपके मन में यही बात चल रही होगी, ठीक है। आइए फिर इसकी वर्किंग्स में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी बिल्कुल सिंपल ही है और ये अपने ये भी निकालना स्टैटिस्टिक्स में सीखा होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? किसी बच्चे ने कभी पढ़ा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? इसमें होता है बच्चे सम ऑफ, आपको लेकर के चलना होता है प्रॉफिट और उसके वेट के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट। याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ वेट, सम ऑफ वेट्स, नॉट नंबर ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स कर देंगे। बस निकल जाएगा हमारा यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, देखते हैं क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर वही चीज लिख रहे हैं। यहां पर यहां क्या हम लिख रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, यानी जो प्रॉफिट होगा और जो वेट होगा उनके प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, और जितने भी साल के होंगे सबके कर लेंगे हम लोग। फिर हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, यहां पर सम ऑफ ऑल वेट। बस सिंपल है। यहां पर जैसे आप फ्रीक्वेंसी निकाला करते थे ना, बस समझ लीजिए वेट इज समथिंग लाइक फ्रीक्वेंसी। तो आप किसी नंबर से फ्रीक्वेंसी को इनटू करते थे तो आपको याद आता होगा fx डिवाइडेड बाय, याद आता है fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। बस वही कहानी यहां पर भी है। क्या हम कह रहे हैं, उनके प्रॉफिट और उनके वेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय उनके टोटल वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, बस निकल जाएगा आपका यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
बोलोगे सारे बच्चों को ये समझ आया या फिर नहीं समझ आया? कमेंट करेंगे सारे बच्चे, फटाफट करेंगे। इसमें जो पूछ रहा हूं मैं, इसमें आप बताइए क्या ये आपको समझ आया कि नहीं। मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चंस निकाल दूं जिसके जरिए फिर हम लोग इसको कंसेप्चुअली लेकर के चलेंगे। ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सिंपल है, हम लोग समझ रहे हैं इसको। तो ये आपने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चंस पे ले चलता हूं जहां से हम लोग ये समझेंगे, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर आएंगे हम लोग, जो ये कंसेप्ट हम लोग को समझाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ठीक है, वो सारी बातें अभी हम लोग बाद में करेंगे। कृष्णा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी तुम कह रहे हो मेथड्स, पहले तो सारे मेथड्स को तो समझ लो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कह रहा था प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर एज फॉलोज। वो 5 साल का आपको प्रॉफिट दे रहा है बच्चे, 2011 के अंत में, 2012 के अंत में, 2013 के अंत में, 2014 के अंत में, 2015 के अंत में। हम लोग पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 3.10 पर है। और उसके बाद से कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर्स परचेज। सबसे पहले तो अंडरलाइन कर दे 2 ईयर्स परचेज, यानी हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया इस फॉर्मूला के अंदर सर 2 ईयर्स परचेज कह रहा है। तो ये 2 तो मिल गया सर, यहां पर हम लोगों ने 2 निकाल लिया, क्वेश्चंस के अंदर दे रहा था। और कह रहा है परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को भी गोला बना लेंगे कि इसमें हम लोग को सिंपल एवरेज प्रॉफिट नहीं फॉलो करना, हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है फॉलो। और क्या कह रहा है द वेट्स आर टू बी यूज्ड, और हर साल का बच्चे आपको एक वेट दे रहा है। 2011 के लिए 1, 2012 के लिए 2, 2013 के लिए 3, 2014 के लिए 4, 2015 के लिए 5, हर साल का आपको वेट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद यही काम करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, यही सेम फॉर्मूला लगाते हुए हम लोग यहां पर कर लेंगे। तो हम लोग को एक छोटा सा वर्किंग बनाना पड़ेगा बच्चे, जिसके अंदर हम लोग को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा किस किस चीज को, प्रॉफिट्स और वेट को। तो यहां पर मैं वर्किंग्स बना रहा हूं, ये आप सारे बच्चों को विजुअल होगा। वर्किंग नोट 1, सारे बच्चे देखेंगे वर्किंग नोट 1 हम लोग यहां पर कर रहे हैं। और इसमें क्या मैं बना रहा हूं, आपको प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं। दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीख रहे हैं। और प्रोडक्ट किस चीज का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालना सीख रहे हैं बच्चे हम लोग प्रॉफिट और उसके वेट का। तो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट, और क्या है प्रॉफिट इनटू वेट, ये हमारी वर्किंग्स है। ठीक है, ईयर है यहां पर बच्चे, ईयर है हम लोग के पास, और इसके बाद ईयर के बाद हमारे पास प्रॉफिट है, और इसके बाद हम लोग के पास इसका वेट है, और इसके बाद हम लोग के पास इसका प्रोडक्ट है। चलिए, तो ये वर्किंग्स है, और ये वर्किंग्स आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं बच्चे, जरूरी नहीं कि ऐसे फॉर्मेट बना के, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम ऐसे करके बना रहे हैं, आप कोई और फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं वर्किंग्स बनाने में। चलो सारे बच्चे मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन कौन सा ईयर है हमारे पास, 2000, कौन कौन सा ईयर है, 11, 12, 13, 14, 15, हर साल 31st एंड में है, ईयर एंड है ना बच्चे की। ठीक है, क्या है 2011, 2012, 2013, 2014, और लास्ट में हम लोग का 2015। चलिए फायदा बताइए कितना कितना है, 43,000, 50,000, 52,000, 43,000, 50,000, 52,000। आगे है बच्चे इसके अंदर 65,000 और 85,000, 65,000 और 85,000। सारे बच्चे कैलकुलेशंस के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाए, सारे कैलकुलेशंस आपसे ही लूंगा मैं यहां पर, सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। मेरा कैलकुलेटर नहीं है आज मेरे पास, तो आप सारे बच्चे कैलकुलेट करके फटाफट बताएंगे। वेट क्या दे रहा है यहां पर, वेट दे रहा है बच्चे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए फास्ट एकदम फटाफट कैलकुलेशंस बताएंगे, सारे बच्चे मुझे कैलकुलेशंस बताएंगे। मेरा कैलकुलेटर मिसिंग है तो आपके भरोसे हूं मैं। चलिए कैलकुलेशंस कर करके कमेंट करिए फास्ट। चलो भाई, तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो होता रह गया क्लास, तुम लोग तो सो जाते हो, उसके बाद से कोई कमेंट भी नहीं आता। चलिए फास्ट कर रहे हैं। 43 पहले वाले का हम बता देते हैं, एकदम आसान है बिना कैलकुलेटर के। दिस इज 43,000। उसके बाद बच्चे है 50,000 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 लाख।
और उसके बाद बच्चे हैं यहां पर 52,000 इंटू 3 और ये आ रहा है 1,56,000। उसके बाद है 65,000 इंटू 4 और ये आ रहा है 2,60,000 और उसके बाद है 85,000 इंटू 5 और ये आ रहा है बच्चे आपका 4,25,000। चलिए सारे बच्चे सो चुके हैं इस समय, किसी एक का भी कमेंट नहीं आया अभी तक मेरे पास। चलो भाई टोटलिंग करके बताओ। अब हमें सम ऑफ वेट चाहिए, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सम ऑफ वेट चाहिए, और फॉर्मूले में क्या चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। कैसे निकला प्रोडक्ट, प्रॉफिट और वेट को इनटू कर दिया सर हमने, प्रॉफिट इनटू वेट कर दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया। हमने क्या किया इसके अंदर, हमने प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दिया। अब ये हमें वेट के टोटल चाहिए और प्रोडक्ट के टोटल चाहिए। फास्ट सारे बच्चे कमेंट करके बताएं टोटल वेट कितना आ रहा है, फास्ट करिए। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 आ रहा है, तो ये हो गया बच्चे 15। ओके अब हम लोग प्रोडक्ट के टोटल करके बताएं, आप सारे प्रोडक्ट करके टोटल बताएं। कमेंट आ रहा है, मेरे तक पहुंच नहीं रहा है। जी हाँ कमेंट आ रहा है, वेरी गुड, कमेंट्स आ रहे थे मेरे तक आ नहीं रहे थे। 9,84,000 सारे बच्चे कर रहे हैं। चलो भैया 9,84,000 ये हमने कर दिया तुम्हारे भरोसे। चलिए अब हम लोग आकर के इसको यहां भर रहे हैं। हम लोग का है 9,84,000 और डिवाइडेड किससे करेंगे, वेट से करेंगे। चलो वेट कर दिया डिवाइड, फटाफट बताओ 9,84,000 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो गया, कितना आ रहा है 65,600। वेरी गुड 65,600 सारे बच्चे कह रहे हैं, आज तो एकदम फास्ट है सारे। 65,600 वेरी गुड। तो दिस इज 65,600 रुपीज का हमारा यहां निकल गया बच्चे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जबकि हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर इस वेट जैसी कोई चीज नहीं लेते थे। हम सीधे प्रॉफिट की टोटल लेते थे और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते थे, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते थे 1 2 3 4 5। लेकिन ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ खेला था। ये फ्रीक्वेंसी एक तरीके से हो गई जो उसका वेट के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा, यहां पर उसका नंबर हो गया मल्टीप्लाई करके, आप जैसे फ्रीक्वेंसी से करते थे। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मैं यहां निकाल रहा हूं, आपने वहां पर वेटेड एवरेज प्राइस निकालना सीखा हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहां पर करेंगे बच्चे। तो ये समझ आगे आप सारे बच्चों को कमेंट करेंगे सारे। चलिए अगर आपने समझ लिया तो फटाफट कमेंट करिए, क्या आपको ये पूरा आ गया। मैंने पूरी बोर्ड छोड़ रखी है आपके लिए, क्या ये पूरा समझ आ गया आपको, यस समझ आ गया। तो अब यही प्रॉफिट उठा करके हम लोग कहां रख देंगे, हियर 65,600। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा निकल जाएगा कि भैया गुडविल कितना है, ये हम लोग निकाल रहे थे गुडविल। चलो गुडविल कितना है 65,600 डिवाइड इनटू करेंगे हम लोग 2 और ये निकल गया 131,200। बोलो बच्चों सारे बच्चों को समझ आया या फिर नहीं आया। बस मेरे बोलने से पहले सारे बच्चों का आंसर निकल करके आ रहा है, वेरी गुड। मेरे से पहले तो तुम्हारे आंसर्स निकल करके आ रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जिसे मुझे डिस्कस कराना था। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आपने सीख लिया, यस। तो 2 मेथड्स हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन याद रखेंगे बच्चे, सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि जो करेक्ट प्रॉफिट वाला नियम था वो नियम अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने आपको तब सिखाया था वैसे ही अभी भी वो नियम चल रहा है। यानी अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, जो कल वाली क्लास के अंदर सिखाया था बच्चे आपको कि यहां से आपको प्रॉफिट्स के अंदर से कुछ चीजें एबनॉर्मल निकालनी है, तो आप पहले इस प्रॉफिट को सुधार कर लेंगे और उसके बाद आप उनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखेंगे आप लोग। तो प्रॉफिट वाला नियम जो सुधारने का कल सिखाया था वो इस मेथड के अंदर भी आएगा। मेथड टू मेथड सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये निकालने में बदलाव होगा, उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने में बदलाव होगा। उनके अंदर की चीजें जो मैंने पढ़ाई थी कि करेक्शंस करना है प्रॉफिट को, एबनॉर्मलिटीज निकालनी है, तो वो यहां पर भी एबनॉर्मलिटीज निकाल करके चलेंगे। ठीक है, तो ये वाला नोट लिख लेते हैं हम लोग इस मेथड्स के बाद में भी। तो सारे बच्चे मेरे साथ नोट्स लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इस मेथड के अंदर भी हम लोग प्रॉफिट को करेक्ट करने के बाद ही
हम लोग करेक्ट करने के बाद ही प्रॉफिट को करेक्ट करने के बाद ही वेटेड निकालेंगे। तो क्या लिख रहा है, अंडर, नोट लिखेंगे सारे बच्चे, अंडर दिस मेथड ऑल्सो वी नीड टू कैलकुलेट करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट। भैया प्रोडक्ट निकालने से पहले आपको क्या करना है, आपको करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो भी गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो उसके अंदर कमियां हैं, उन्हें दूर करते हुए जो प्रॉफिट्स आती है उन्हें लेकर के हम लोग को चलना है। बच्चे बोलिए, ये वाला पॉइंट्स भी इसके ऊपर लागू हो गया। अब समझेंगे बच्चे, एक पॉइंट है जिसको बड़ा ध्यान देकर के हम लोग को सीख करके चलना है। अब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, अभी तक चाहे हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़ा या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, आपने देखा होगा कि एक प्रॉफिट ले लिया हम लोगों ने और प्रॉफिट लेने के बाद कहा कि भविष्य में भी ऐसी ही गुडविल, यही गुडविल भविष्य में भी इतनी ही प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखेगी, ये मानते हुए हम लोग कुछ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस को लेकर के बना दिया। भाई पिछले कमाए गए प्रॉफिट के अनुमान के आधार पर हम भविष्य में गुडविल से कितना कमा सकते हैं, उस गिवन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से अनुमान लगाते हुए गुडविल की वैल्यूएशंस कर रहे हैं। अब मानना, सारे बच्चे सोचना कि मान लीजिए कि ये जो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट पहले से कमाया हुआ प्रॉफिट है, इसके अंदर के सारे खर्चे पहले के हैं, सारे इनकम पहले से हैं, यानी अनुमान हम ये लगाते हैं कि जो आमतौर पे अभी तक हम कमाते आए हैं वही प्रॉफिट रहेगा। लेकिन सोचिए, अगर आपका आमतौर पे अभी एवरेज प्रॉफिट हर साल का बच्चे आ रहा है 10,000, लेकिन हमने अगर आपको बोल दिया तो आपने कहा हाँ सर भविष्य में हम 10,000 कमाएंगे, आज तक जो अंदाजा इससे बेहतर क्या लगाएंगे हम कि आज तक जो कमाते आए वही भविष्य में भी कमाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यह बात बोल दूं कि भविष्य में एक खर्चा है जो अब हर साल होगा, पहले नहीं होता था अब होगा, तो क्या बोलो, तुम्हारे मन में यह बात नहीं लगेगा कि सर यह खर्चा पहले नहीं होता था तो हम लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया उसके आधार पर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 10,000, और अब आप कह रहे हैं भविष्य में एक खर्चा है जो हर साल होगा ही होगा, वो 2,000 का खर्चा है। तो क्या अभी भी तुम्हारा मन यही मानेगा कि पिछले कमाए गए प्रॉफिट्स के आधार पर जो 10,000 आ रहा है वो भी तुम भविष्य में कमाओगे? नहीं। तब आपका मन कहेगा कि पहले यह खर्चा नहीं था तो हम आमतौर पर 10,000 प्रति वर्ष कमाते थे, मगर अब क्योंकि ये 2,000 का हर साल भविष्य में खर्चा होने वाला है तो हम लोग को अपना ये एवरेज 10,000 के जगह 8,000 बोलना चाहिए। बोलो, ये कंसेप्ट तुम्हारे ध्यान में फिट बैठा कि नहीं बैठा? ये आपको समझ आया मैं क्या समझाना चाहता हूं? कमेंट करेंगे बच्चे, क्या ये आप समझ पाए कि मैं क्या बोलने वाला हूं? क्वेश्चंस के अंदर आपको भविष्य का एक फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस बता देगा कि भविष्य में ये एक्सपेंस होने वाला है, फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस जो पहले नहीं होता था। तब आपको लगेगा बच्चे कि सर हमने तो जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है ये तो पास्ट प्रॉफिट्स को देख करके निकाला है, तब ये खर्चा नहीं होता था। तो भैया तब ये खर्चा नहीं होता था तो ये 10,000 प्रॉफिट आ गया, लेकिन अब क्वेश्चंस कह रहा है कि भविष्य में तुमको 2,000 का हर साल होगा, तो हर साल का एक अंदाजन प्रॉफिट 10,000 आ गया, और भविष्य में एक खर्चा कह रहा होगा ही होगा 2,000 का। तो अब हम मान रहे मेरा भविष्य में जो फायदा अंदाजन होगा वो इस अंदाजे वाले प्रॉफिट में से 2,000 जो होने वाला फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस है हर साल का माइनस कर दो, तो हर साल अब हम 8,000 कमाने की कोशिश करेंगे या कमाएंगे। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है हाँ सर ये हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये हर उस जगह जहां पर मैं आपको एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूले में लिखाऊंगा, हर उस जगह जहां मैं आपको एवरेज प्रॉफिट लिखाऊंगा बच्चे, कभी भी कहीं भी याद रखिएगा वो यूज होगा, चाहे वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे आपका कोई सा भी मैं बता दूं आपको, जहां भी आप चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूं, चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूं, या कहीं मैं एक्चुअल प्रॉफिट्स लेता रहूंगा, हर जगह ये फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस करके देखेंगे। क्लियर है? तो ये सेकंड नोट्स में आपको लिखाने जा रहा हूं, ये सारे बच्चे लिखेंगे यहां पर।
नोट नंबर 2, या मैं इस टॉपिक को ही नया टॉपिक ही लिख दे रहा हूं, मैं नया टॉपिक लिख दे रहा हूं। और क्या टॉपिक हम लोग लिख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस, फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस। अगर भविष्य में कोई फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चंस के अंदर दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा? लिखेंगे हम लोग नोट, इफ एनी फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग मतलब एनुअल, एनुअल मतलब हर साल होगा बच्चे वो खर्चा। जैसे एग्जांपल अभी लास्ट में लिख लेंगे, इफ एनी फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस इज गिवन देन करेक्ट एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट will be calculated after deducting, उसको घटाने के बाद आफ्टर डिडक्टिंग सच एक्सपेंस, सच रिकरिंग एक्सपेंस, यानी उस एक्सपेंस को घटाने के बाद ही हम करेक्ट एवरेज प्रॉफिट या फिर करेक्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। जो मैं आपको बोल रहा था वो मैंने यहां पर नोट के तरीके से लिखवा दिया। बोलो बच्चे, क्या क्लियर हो गया आपके माइंड में ये बात? एग्जांपल भी मैं यहां पर लिख दूं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए उसने एग्जांपल ले लिया कि भैया अब कोई इंश्योरेंस करा लिया गया है, अब किसी कंपनी के एसेट्स को या कंपनी के स्टॉक को इंश्योर्ड करा लिया गया, तो हर साल अब इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। तो पहले नहीं था इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लगता था, अब भविष्य में इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगा, तो बता दिया कि खर्चा है। तो ये सारी चीजें, ऐसे ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे जो सवाल के साथ हम लोग समझते चलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरीके से बहुत सारे आ सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम बड़ा हिट है यहां पर। तो ये आपने अब अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ सर, हम लोगों ने इस कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ लिया, ठीक है। तो अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का भी एक सिंपल क्वेश्चंस कर लिए। हम लोगों ने करेक्शंस कैसे किया जाता है प्रॉफिट का वो भी समझ लिया। हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस दे देता है तो फिर हमको ये काम करके चलना है इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आएंगे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पर, इलस्ट्रेशन नंबर 8, जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर ही बेस्ड है बच्चे। लेकिन इस क्वेश्चंस को करने के बाद एक्चुअली आपको फील होगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर सारे बच्चे आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेंगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 3.1 पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इलस्ट्रेशन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ भी चुका है, दोनों सीबीएसई आईसीएसई दोनों के अंदर भी आ चुका है, तो स्टेट बोर्ड वालों को भी आ सकता है। ये तो कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा, हम लोग को सीखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है, इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज। 3 years को गोला बना लीजिए, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा बच्चे दे दिया क्वेश्चंस के अंदर 3, यानी 3 years परचेज में 3 तो मिल गया, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेगा हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ही गोला बना लेंगे, क्योंकि अब हम लोग को निकालना पड़ेगा इसके अंदर से वेटेड एवरेज। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे थे एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड ईच ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012 के लिए वेट्स दे रहा है यहाँ पर, 2012, 13, 14 और 15 के लिए 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली वेट्स भी दे दिया बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012 20,200 का प्रॉफिट है। 2013 के अंत में 24,800 का प्रॉफिट है। 2014 के अंत में बच्चे आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है और 2015 के अंत में बच्चे आपके पास 30,000 का प्रॉफिट है। तो ये आपको प्रॉफिट्स के भी डिटेल यहां पर दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां तक क्वेश्चन समाप्त कर देता तो कितना मजा आ जाता हम लोग को। हम लोग के पास प्रॉफिट है, हम लोग के पास वेट है, मल्टीप्लाई करते सर आगे बढ़ जाते सर, ये तो रिपीटेशन हो जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 7 का। लेकिन क्वेश्चन ने ट्विस्ट किया और क्वेश्चन ने खूब सारे
एडजस्टमेंट डाल दिए। एडजस्टमेंट भी कैसे, जहां प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशंस करना पड़े आपको। अब आइए पहले प्रॉफिट का करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालेंगे, तब जाकर के हम लोग फिर आगे की कहानी बना पाएंगे। जो अभी मैंने नोट लिखाया था ना, नोट नंबर 1, इसके अंदर एडजस्टेड प्रॉफिट्स वो यहां पर दे दिया। अब देखिए क्या क्या गलतियां हुई हैं, पहले गलतियों को समझ ले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने के सारे बच्चे कोशिश करेंगे मेरे साथ। कह रहा है ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर रिवील्ड। कह रहा है कि जब हमने जांच पड़ताल किया तो हमें फॉलोइंग मैटर्स देखने के लिए मिले। क्या क्या मैटर है? सबसे पहले कह रहा है ऑन दिसंबर 2013, ऑन 1 दिसंबर 2013, 1 दिसंबर 2013 को अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। और जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी तो जिन बच्चों ने एरर एंड रेक्टिफिकेशन का चैप्टर क्लास 11 में बड़े ईमानदारी से पढ़ा है, उनको कुछ सुना सुना सा दिख रहा होगा। यहां पर कह रहा है बच्चे 1 दिसंबर 2013 को कोई एक मेजर रिपेयर हुआ था। मेजर रिपेयर मतलब बड़ा रिपेयर, छोटा मोटा चिटपुट सर्विसिंग नहीं, गाड़ी का इंजन ही बदलवा दिया था आपने, यानी मेजर रिपेयर हुआ था। लेकिन आपने इस मेजर रिपेयर वाले खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। अब सोचना क्या समझाने की कोशिश कर रहा, मेजर रिपेयर जो होता है बच्चे वो होता है कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर की चीजें प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बन जाती हैं, एसेट्स का पार्ट बन जाती हैं, उनको हम लोग पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके जाते हैं। लेकिन जब हम उसे नॉर्मल रिपेयर मान लेते हैं तो पीएनएल में खर्चे की तरीके से दिखा देते हैं। ऐसा आपने कभी जीवन में पढ़ा है? और नहीं पढ़ा है तो अभी समझ आ रहा है आपको। छोटे मोटे जो रिपेयर होते हैं बच्चे वो खर्चे की तरीके से ट्रीट करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। और जो बड़े खर्चे होते हैं, जैसे आपको याद आता होगा कि आप मशीन ला रहे थे लेकिन उसको लाने में जो वेजेस पे किए वो खर्चा नहीं मानते थे, हम मशीन की ही दाम बढ़ा लेते थे, तो कैपिटल नेचर के होते थे, वो एसेट्स के ही दाम बढ़ जाते थे। ये याद आती है कहानी आप सारे बच्चों को? नहीं आती है, वरना अभी तक तो कमेंट्स आ गए होते। हां सर याद आती है कि हम लोग तब भी नहीं सीखे थे और अब भी नहीं सीख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब हम आपको सिखा देते हैं, ध्यान से सुन लो। जब भी कोई, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, आप उसको हर महीने सर्विसिंग कराते हो ना, उसका ऑयल चेंज कराते हो, उसकी पॉलिशिंग कराते हो, उसको धुलवाते हो, तो बच्चे ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चे होते हैं। लेकिन आपने अगर बाइक का इंजन बदलवा दिया है तो इंजन बदलवाना नॉर्मल रिपेयर नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उससे आपके बाइक की कीमत बढ़ जाएगी, यानी वो बाइक का दाम बढ़ाने में जोड़ दिया जाता है। तो दोनों में फर्क होता है। जब बाइक के दाम में कोई चीज जोड़ जाए तो बैलेंस शीट में नजर आएगा बाइक के रूप में, क्योंकि बाइक एसेट्स है। और अगर मुझे नॉर्मल रिपेयर मानते, खर्चा मानते, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में नजर आता, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंस। अब यहां पर इस क्वेश्चन में सर क्या कह रहा है, यहां पर भी बच्चे यही कह रहा है कि 1 दिसंबर 2013 को कोई मेजर रिपेयर हुआ था, बड़ा रिपेयर हुआ था 6000 रुपए का, लेकिन उसको चार्ज टू रेवेन्यू, मेजर रिपेयर को गोला बनाएंगे सबसे पहले। तो मेजर रिपेयर को गोला बना करके लिखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेजर रिपेयर को सारे बच्चे अपने किताब के अंदर गोला बना करके लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लेकिन कर दिया क्या गया है, वर्ड चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू में खर्चे की तरीके से दिखा दिया गया। चार्ज टू रेवेन्यू को गोला बना करके लिख देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इसे हम लोगों ने भेज दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सारे बच्चे सोच करके बोले, क्या 1 दिसंबर 2013 जो बोल रहा है यहां पर बच्चे, यानी जो वर्ष होगा वो 12-13 का वर्ष होगा। उस वर्ष में आपने एक फालतू खर्चा दिखा दिया है कि नहीं? बोलिए, खर्चा ज्यादा दिखाने से क्या आपका प्रॉफिट घट गया है कि नहीं घट गया? कमेंट करें। क्या आपने फालतू खर्चा दिखा दिया है कि नहीं? 6000 का वो खर्चा नहीं दिखाया जाना चाहिए था, वो तो जाकर के एसेट्स में जुड़ना चाहिए था, जिसके कारण आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, आपका प्रॉफिट घट गया। तो रेक्टिफिकेशन में हम लोग 12-13 का जो प्रॉफिट होगा ना बच्चे, 12-13 का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट्स के अंदर हम लोग इस खर्चे को ऐड ऑन करेंगे ताकि ये सुधार हो जाए। बोलो क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर क्लियर है। चलिए, लेकिन आगे क्या कह रहा है वो भी तो देख लो। कह रहा है द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल। अरे भाई तुम ना भी बोलते तो भी हम कैपिटलाइज्ड करते, उसका कैपिटल नेचर ही होता है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर बोल करके कि दैट एक्सपेंस हैज टू बी कैपिटलाइज्ड, हो तो हम ऐसे भी कैपिटलाइज्ड करते। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहां एक नई बात बोल दिया, कहा भाई ठीक है, अगर वो एसेट्स है और एसेट्स पे अगर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा था
तो फिर तो ये खर्चा डेप्रिसिएशन से बच गया होगा उस साल। यानी आपने भले ही एक खर्चा ज्यादा दिखा दिया है 6,000 का, लेकिन अगर ये एसेट्स के दाम में जुड़ा होता तो इसके ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगा होता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो वो डेप्रिसिएशन भी तो छूट गया है। यानी दूसरी गलती डेप्रिसिएशन की हो गई। यानी एक तरीके से खर्चा ज्यादा हो गया तो डेप्रिसिएशन वाला खर्चा छूट गया, तो क्या डेप्रिसिएशन का खर्चा हमें उन वर्षों से घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा सुधार के तौर पे? अगेन आई नीड योर कमेंट। बोलो भाई, क्या वो खर्चा घटाना पड़ेगा कि नहीं डेप्रिसिएशन का इस 6,000 पर? अगर ये 6,000 खर्चा नहीं था, एसेट्स था, तो एसेट्स पे लगाओ डेप्रिसिएशन, वो भी तो छूट गया है। यस सर, वेरी गुड। बच्चे जब समझते हैं और कमेंट देते हैं तो मजा आ जाता है, समझ लो। ठीक है, चलिए इसका सुधार हम लोग करेंगे जब एडजस्टेड प्रॉफिट्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या प्रॉब्लम आ गई अंशिका? अगर आपने एक ट्रक खरीदा, लेकिन ट्रक को खर्चे के तरीके से दिखा दिया, तो खर्चे के तरीके से दिखा दिया तो आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, लेकिन ट्रक की तरीके से नहीं दिखाया तो इस पर डेप्रिसिएशन भी तो नहीं लगाया होगा। तो खर्चा ज्यादा भले ही हो गया है, लेकिन ट्रक पे आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो एक खर्चा कम हो गया। यानी ट्रक खर्चे के नाम पर एक खर्चा ज्यादा हो गया, लेकिन ट्रक में नहीं दिखाया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कम हो गया। अब इन दोनों को सुधार कर देना है हम लोग को यहां पर, वो भी जब हम सॉल्यूशंस कराएंगे तो तुमको बेटर समझ आएगा। ओके, अब आगे कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाई 2400। सबको लग रहा होगा अरे सर रेयर रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। तब मैं गला फाड़ फाड़ के आपको बोलता था, चिल्ला चिल्ला के बोलता था बच्चे पढ़ लो 12th में काम आएगा। तुमको तो लगता था नहीं सर ये वाला तो हम लोग छोड़ देंगे 11th के एग्जामिनेशंस के अंदर, और देखो आज काम आ रहा है। तो क्या कह रहा है पर क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चे, वो क्या हो गया है? वो आपका 2400 से ओवर वैल्यूड हो गया। सबसे पहले ओवर वैल्यूड को आप अंडरलाइन कर लीजिए और लिखिए गलती से बढ़ गया है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से बढ़ गया है, और अंडर वैल्यूड का मतलब होता है बच्चे गलती से घट गया है। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 2400 से ज्यादा कर रखी है तो कम कर देंगे, कोई बात नहीं, सुधार कर लेंगे यहां पर, देखेंगे क्या होता है। चलिए, तो गलती से ओवर वैल्यूड को लिख लीजिए, गलती से बढ़ गया है। और आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ये मिटा दें हम आपको, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर रहता था? ट्रेडिंग समझ लीजिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में किधर रहता था? बाई साइड में आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। और अगर बाई साइड का यानी क्रेडिट साइड का आइटम बच्चे, अगर क्रेडिट साइड का आइटम आपका बढ़ गया है यानी प्रॉफिट आपने गलती से बढ़ा दी है, तो जब इसका सुधार करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखा जाता है और क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ होने का मतलब प्रॉफिट बढ़ी हुई है। तो जब इसका सुधार करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट घटा देंगे। बोलो सारे बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट्स को? यस सर, अभी हम सवाल लगवाएंगे तो समझाएंगे और बेहतर तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। लेकिन ये किस साल का गड़बड़ी है? क्वेश्चन देखो कह रहा है 2013 का, ये देखो 2013 का, 2013 का, 2013 का कह रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है। और जैसे इसने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है तो इसी क्वेश्चंस के अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट आ गया। क्या हिडन एडजस्टमेंट? क्वेश्चन ने जैसे बोला क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, वैसे ही क्वेश्चन ने बिना कहे आपको कह दिया 2014 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि हर एक बच्चे को पता है कि जो सर इस साल के अंत का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही अगले वर्ष का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो भले ही क्वेश्चन ने वो बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन क्या हम लोगों ने अपने समझ से ये अंदाजा लगा लिया कि नहीं कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो यानी साफ क्वेश्चन कह रहा है 2014 के शुरू में आपने यानी 2000 जो 13-14 का वर्ष है यानी 1 अप्रैल 2014 में जो ओपनिंग स्टॉक लिखी जाएगी 13 में, 1 अप्रैल 13 में जो ओपनिंग स्टॉक लिखी जाएगी वो भी बढ़ा हुआ है। देख लीजिए कहीं क्वेश्चन नहीं कहा है, क्वेश्चन ने तो सिर्फ यही कहा क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2013 को बढ़ा हुआ है। तो भैया 1 अप्रैल 2013 को ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है क्योंकि यही क्लोजिंग आगे चल के ओपनिंग बन जाएगा। बोलो क्या वो भी क्वेश्चंस में बिना कहे ही दूसरी बात कह दी कि नहीं कह दी? हाँ सर वो भी बात कह दी।
तो अगर हम लोग जब 1 अप्रैल 2013 का बनाएंगे, यानी ऐसा लिख लो 31 मार्च 2014 का बनाएंगे, यानी 1/4/13 से लेकर के 31/3/14 तक का बनाएंगे, तो आप अप्रैल 13 में यहां पर 2 ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, और ओपनिंग स्टॉक क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था तो ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा है, और ओपनिंग स्टॉक होता है बच्चे डेबिट साइड का आइटम। डेबिट साइड का मतलब खर्चा बढ़ा हुआ है, खर्चा बढ़ा हुआ है मतलब आपका फायदा घटा हुआ है। तो फिर इसका जब सुधार करेंगे तो हमें प्रॉफिट बढ़ानी होगी। जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था तो प्रॉफिट बढ़ गया था, तो हमें प्रॉफिट घटाना होगा सुधार में। फिर यही ओपनिंग स्टॉक अगले साल बढ़ा हुआ है, तो यानी हमारा घाटा बढ़ा हुआ है, क्योंकि डेबिट साइड का आइटम बढ़ा हुआ है, तो हमें सुधार करते समय कम करना पड़ेगा प्रॉफिट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलते चलो। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आखिरी एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, और आखिरी एडजस्टमेंट कह रहा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशंस। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बच्चे कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हम लोग एक 4800 का अतिरिक्त खर्चा मैनेजमेंट कॉस्ट का हम लोग उसके लिए खर्चे के तौर पे हर वर्षों के लिए लगा करके चलेंगे। यानी ये खर्चा रिकॉर्ड में आया ही नहीं है। 4800 का एक खर्चा है बच्चे, जो कि कह रहा है गुडविल वैल्यूएशंस के लिए हम लोग मानेंगे हर साल लगना चाहिए था, मगर कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आया है। यानी ये मान रहा है कि भाई पहले भले हर साल भले ही नहीं आपने लिखा है, लेकिन आप लिखिए हर साल आपको मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से ले लीजिए तो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कोई 4800 का खर्चा है जो अब हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पर लगेगा। आप दोनों में से कोई भी बात समझ लीजिए, या आप मान लीजिए कि पहले नहीं लगता था, हर वर्ष लगना चाहिए था, तो ठीक है, तब भी 4800 का हम मानेंगे हर साल लगना चाहिए था। या ये मान लीजिए कि फ्यूचर में हर साल अब लगेगा, दोनों का मतलब एक ही है। हर साल आप घटा लीजिए, या फिर अभी जो मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया था उस शॉर्टकट से लगा लीजिए। दोनों तरीके से आपका बच्चे आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो ये पॉइंट कह रहा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 4800 कह रहा है एनुअल चार्ज हर साल 4800 का एक और कॉस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। पहले नहीं रिकॉर्ड हुआ, आप कर लेंगे, यही है फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस। या फिर तुम ये मान लो कि पहले नहीं हुआ था अब लेकिन होगा, या हर साल से जाकर घटा दो, आंसर सेम आएगा। चलेंगे बच्चे, अब ये सारी चीजों को एक बार आप पढ़े, एक बार पढ़े, फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अब सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे। बोलो पढ़ लिया आपने? आइए इसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग गुडविल का, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे हम लोग? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट का टेबल, और उसके बाद की पूरी कहानी हम लोग को पता है क्या करना है। तो आइए सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट। तो यहां पर हम बना रहे हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, और करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं बच्चे। कौन सा प्रॉफिट? करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट्स, करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट्स। और क्या इसके अंदर हम लोग बनाएंगे? सबसे पहले टेबल देखिए, आप किसी और तरीके से टेबल बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मेरा ही तरीका फॉलो करें, ठीक है? देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां पर ईयर लिख लेते हैं, ईयर एंड, और उसके बाद से हम लोग यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट। तो ईयर एंड ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, और प्रॉफिट्स फिर लिख देंगे हम लोग यहां पर, और फिर हर साल के प्रॉफिट से हम लोग जो रेक्टिफिकेशंस करने वाले हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। चलिए सारे बच्चे मुझे अब ईयर एंड बताएं कौन कौन सा दे रहा है। यहां पर 31 मार्च है ना, 2012 2013 ईयर एंड है, मतलब 31 मार्च दे रहा है बच्चे। तो सबसे पहले कौन सा? 31 मार्च 2012, फिर 31 मार्च 2013, फिर 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015। ये हो गया हमारा प्रॉफिट्स। कितना कितना दे रहा है आकर के फटाफट प्रॉफिट लिखेंगे, 20,200। उसके बाद कितना है बच्चे? यहां पर है 24,800,
24,800 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का है बच्चे 20,000 और उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहां पर 30,000। ये है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इस लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे हम लोग को भी प्लस माइनस करना है, तो ये लाइन नहीं खींचेंगे। तो ये सिंपल तरीके से हम लोगों ने भर दिया, ठीक है। अब आइए एडजस्टमेंट करते चलते हम लोग। सबसे पहले क्या कह रहा है कि मेजर रिपेयर वाला पढ़ रहे हैं 1 दिसंबर 2013। बच्चे 1 दिसंबर 2013, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो गया? आप ध्यान से सोचिए, 1 दिसंबर 2013 है, यानी 14 आने वाला है, यानी ये किस साल का गड़बड़ी है? 31 मार्च 2014 में जाकर के एडजस्टमेंट होगा। कहां होगा? 31 मार्च 2014 में जाकर के, 13-14 में होगा, 13-14 में होगा जाकर के बच्चे। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 2013, 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 तक का एक वर्ष आता है। तो ये वाले वर्ष में आपको वो सुधार करके चलना है। तो क्या हुआ है यहां पर? हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस, या ऐसे लिख लेंगे कैपिटल एक्सपेंस। बस, ज्यादा आपको नहीं समझाना है। रिपेयर ऐसे लिख दीजिएगा, रिपेयर। चलिए, तो क्या करना है? इस 6,000 को आपने खर्चे की तरीके से घटा दिया था, तो जिसके कारण प्रॉफिट आपकी घट गई थी। तो आपको करना है बच्चे इसे ऐड, तो आप इसे प्लस करेंगे और ऐड कर देंगे। किधर ले जाकर के? यहां पर। बताइए कितना अमाउंट है इसके अंदर? यहां पर बच्चे अमाउंट है 6,000 का, तो ये लीजिए 6,000 मैंने ला करके यहां पर ऐड कर दिया। बोलो, समझ आया सारे बच्चों को? तो ये कह रहा हूं ना 20,000। हाँ तो ठीक है, ये तो 2,000 या 20,000 कर लेंगे ना इसको। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों का आ रहा है सर ये 6,000 क्यों यहां हम लोग लिख रहा है, 2014 में क्यों लिख रहा है? अरे भाई 2014 में नहीं लिख लेंगे, 1 दिसंबर 2013 की घटना है। तो 1 दिसंबर 2013 वाला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2014 को ही तो समाप्त होगा। 1 दिसंबर 2013 वाला जो साल है, ये देख रहे हो, 31 मार्च 2014 को ही समाप्त होगा वो। क्लास 11 ठीक करना पड़ेगा अगर ये नहीं समझ आया तो। कोई भी वर्ष, ये जो साल चल रहा है वो 31 मार्च 2012 है, ये 31 मार्च 2013 है, ये 31 मार्च 2014 है, और ये 31 मार्च 2015 है। आप समझने की कोशिश करिए, 31 मार्च 2013 की बाद की घटना है दिसंबर। मार्च के बाद ही तो आएगा दिसंबर, इतना तो समझो। तो वो अगले साल में चला जाएगा, मार्च के बाद आता है दिसंबर। चलो, तो ये 6,000 ला करके बच्चे हम लोग यहां पर ऐड कर दिया। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया? आपने एक खर्चा कम लिखा था, लेकिन जैसे ही ये कैपिटल होगा इसके ऊपर लग जाएगा डेप्रिसिएशन। वो भी किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आइए इस पे डेप्रिसिएशन लगाएं हम लोग। तो हम लोग लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चे। अब सोचिए, यहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 पर, तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 6,000 पर आप डेप्रिसिएशन लगाइए। 6,000 पर डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे, सारे बच्चे 6,000 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? यहां पर देखिए 2014 के लिए जो आएगा यहां पर, वो आएगा 6,000 पर इंटू रेट कितना दे रहा है? 10%। ये लीजिए 10% डिवाइडेड बाई, लेकिन क्योंकि ये 1 दिसंबर 2013 की घटना है, तो कितना महीना लगेगा इस पे डेप्रिसिएशन? 1 दिसंबर 2013 से जोड़िए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोलो कितने महीने के लिए आएगा डेप्रिसिएशन? ओनली फॉर 4 मंथ्स। यस, चलो बच्चों को कुछ तो याद आ रहा है। तो बताओ भाई 6,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कितना निकल रहा है? सारे बच्चे कह रहे हैं कुछ। 6,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ गया बच्चे 200। यस, बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेशन आने लगा। तो ये 200 का यहां पर घटना चाहिए डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि आपने खर्चा भले ही कम दिखाया, ज्यादा दिखा दिया था, मगर डेप्रिसिएशन कम दिखाया था। जैसे ही वो एसेट्स बन गया, उस पर लग गया डेप्रिसिएशन। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी अगर डेप्रिसिएशन यहां है तो फिर भैया अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। सोच करके बताओ, ये एसेट समाप्त थोड़ी हो जाएगा। इस साल नहीं लगाया तो अगले साल भी तो नहीं लगाया था तुमने डेप्रिसिएशन, तो अगले साल में भी ये गड़बड़ी है, तो हम लोग अगले साल में भी रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन क्या 6,000 पर? नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यानी 6,000 माइनस 200, यानी कितने रुपए पे डेप्रिसिएशन लगेगा? ये हमारा डेप्रिसिएशन कब के लिए है? 31/3
14 के लिए है। अब 31 3 15 के लिए कितना लगेगा 5800 पर लगेगा बच्चे 10% से आपका डेप्रिसिएशन, और ये पूरे 12 महीने के लिए लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर, इट विल कम 580, ये 580 आएगा। तो डेप्रिसिएशन यहां से माइनस हो जाएगा, ये दोनों डेप्रिसिएशन माइनस होगा। आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन कि क्या ये समझ आया ये दोनों ट्रीटमेंट, क्या ये समझ आया दोनों ट्रीटमेंट कि सर एक खर्चा की एक जो हमारा कैपिटल एक्सपेंस था खर्चे की तरीके से दिखा दिया गया, तो खर्चा कम करने के लिए हमने ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन लगना रह गया था, तो हमने उन पर डेप्रिसिएशन लगा दिया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और एक ही साल नहीं दोनों साल वो डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, तो दोनों साल हमने कर दिया इसका सुधार। बोलो भाई, क्या आपने ये समझ लिया कि नहीं समझ लिया? यस, सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमने समझ लिया। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने सुधार कर लिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, अब क्वेश्चंस की बात देखिए, कह रहा है ओपन क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 के अंत में, खुद कह रहा है 2013 के अंत में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ओवर वैल्यूड है। यानी अभी मैंने आपको सिखाया था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो वो कम करना पड़ेगा आपको। किस साल, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 31/3/2013 के प्रॉफिट्स आपको कम करने पड़ेंगे बच्चे। कितने से, अमाउंट कितना दे रहा है, अमाउंट देख करके बताएंगे आप, 2400 रुपए। तो ये 2400 रुपए हम लोग आकर के यहां पर माइनस करेंगे। ये लो 2400 हमने माइनस कर दिया बच्चे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे कहा यहां से ये बढ़ा हुआ है, वैसे ही मैंने क्या बोला, इस साल अगले वर्ष में ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक अगले साल बढ़ा हुआ है मतलब आपने प्रॉफिट कम कर दिया है, क्योंकि वो डेबिट साइड का आइटम बढ़ा हुआ है, तो हमें प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा अगले साल में। तो ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, और यहां पर 2400 जो मैंने अभी ऐड कराया था वही करेंगे, बट क्योंकि प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से हमारा प्रॉफिट अंडर वैल्यूड हो जाता है, तो भैया सही करो ना, प्रॉफिट को बढ़ा लो। ये टोटल ट्रीटमेंट्स हो गया हम लोग को। चलो भाई कमेंट करो। शिवांगी कह रही है ऐड क्यों किया, बच्चे अभी तो समझा दिया, अब तो समझ गए होगे, अब तो समझ गए होगे। इतना एक्सप्लेनेशंस दिया कि अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया है तो प्रॉफिट घट गई है। देखो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है तो प्रॉफिट बढ़ गई है, इसलिए हम लोगों ने प्रॉफिट सुधार कर लिया घटा करके। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया है तो हमारी प्रॉफिट घटी हुई है, इसलिए हमने प्रॉफिट बढ़ा करके सुधार कर लिया। अब नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, बोलो यस। अब आप सारे बच्चे इतने ट्रीटमेंट्स के बाद, आप सारे बच्चे इतने ट्रीटमेंट्स के बाद मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट्स बता दें, कितना आ रहा है एडजस्टेड प्रॉफिट्स। चलो भाई सारे बच्चे एडजस्टेड प्रॉफिट्स बताएंगे। मेरे पास जगह बहुत कम है तो आप मुझे कमेंट करिए तो मैं इसके नीचे प्रॉफिट्स लिखूं। चलिए फास्ट कमेंट्स करेंगे सारे बच्चे। यहां पर तो कोई भी ट्रीटमेंट्स नहीं है तो आप लिख सकते हैं यहां पर 20,200। ये देखिए 20,200, यहां पर कितना आएगा, कैलकुलेशंस करते चलो। हाँ ठीक है 20,200, यहां पर है 24,800 माइनस 2400, ये आ रहा है बच्चे आपका 22,400, 22,400, और ये है बच्चे 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2400। कमेंट करो 28,200 सही बोल रहे हो, 28,200 ठीक है। और इसके बाद है 30,000 माइनस 580, और ये आ रहा बच्चे 29420, 29420। चलो ठीक है ओके। चलिए तो हमारा तो अभी करेक्ट प्रॉफिट आया है, ये करेक्ट प्रॉफिट अपने दिमाग में सारे बच्चे नोट कर ले। अभी मैं करेक्ट प्रॉफिट पूछूंगा सारे बच्चों से, आगे बढ़ना है हम लोग को, अभी बहुत सारा काम इसके अंदर बाकी है। अब ये निकल गया हमारा करेक्ट प्रॉफिट। चलिए तो हम ये एडजस्टेड टेबल मिटा रहे हैं और इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। चलिए बिल्कुल मैनेजमेंट कॉस्ट को कर सकते हो, मैनेजमेंट कॉस्ट बाकी है, टेंशन नहीं लो।
टेंशन नहीं लो मेरे बच्चे, छोड़ दो, टेंशन नहीं लो। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको क्या बोला, अगर हम लोग उसे फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस की तरीके से ट्रीट कर ले बच्चे, तो फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस एक बार अगर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे तो एक ही बार माइनस कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। आप दो, मैंने आपको शुरू में बोला, या तो आप मान लीजिए कि हर साल घटना चाहिए, या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया है फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस, उस तरीके से निकाल लेंगे। किताब ने आपको किताब ने क्या किया है, आपका आंसर किताब पर जा रहा होगा ना नजर, इसीलिए आप लोग बार बार बोल रहे हो। तभी तो कहें कि इतनी अकल आप लोग को कहां से आ गई है, आप लोग को इतनी अकल कहां से आ गई है। मैनेजमेंट कॉस्ट बाकी है, अरे बच्चे जब किताब के सॉल्यूशंस पर नजर रखोगे तो यही होगा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। किताब ने इस तरीके से किया है ना मैनेजमेंट कॉस्ट को करते हुए, हम लोग जो तरीका अभी अभी सीखे हैं उस तरीके से कर लेते हैं कि हम लोग मान रहे हैं कि हम एक ही बार कर लेंगे फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस की तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया है। आइए बच्चे, मिटा रहे हम इसको। ये प्रॉफिट्स सारे बच्चे, ये प्रॉफिट्स मुझे बताएंगे, अभी मैं जस्ट पूछूंगा, ये प्रॉफिट्स बताएंगे। 20,200, 22,400, 28,200, 29,420, ये प्रॉफिट चाहिए मुझे। चलो भाई मिटा रहे हैं हम, और अब हम लोग करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब वर्किंग नोट 2 पर आ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आ रहे हैं वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, और इसके अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे बच्चे कैसे निकलेगा वेटेड प्रॉफिट्स। अब मुझे बताइए, ईयर हो गया, ये करेक्ट, जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स है वो आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, यहां है वेट और यहां है प्रोडक्ट। चलो सारे बच्चे एकदम एक्टिव हो जाएं। ईयर कौन कौन सा है, ईयर एंड, हम लोग का ईयर एंड है सबसे पहले 2012, 31 मार्च लिख लेंगे यहां पर, ईयर एंड मतलब 31 मार्च। चलो 2012, 2013, 2014 और 2015, सारे बच्चे एडजस्टेड प्रॉफिट बताना स्टार्ट करो, सारे बच्चे कमेंट करना स्टार्ट करो। पहला साल का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना था अपना, फर्स्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना था, अभी बोला था पूछेंगे आपसे, कमेंट करो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना था। 20,200, दूसरा एडजस्टेड प्रॉफिट था 22,400, और तीसरा एडजस्टेड प्रॉफिट था 28,200, और तीसरा एडजस्टेड प्रॉफिट है बच्चे 29,420। चलो 29,420 ये था अपना एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। सारे बच्चे देख लें यहां पर, यही एडजस्टेड प्रॉफिट्स अभी हम लोगों ने निकाला था फास्ट। अब हम लोग को वेट कितना दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, वेट बताएंगे फास्टली, हम लोग का वेट कितना दे रहा है 1 2 3 4 4, तो 1 2 3 4 ये हम लोग का दे रहा है एडजस्टेड प्रॉफिट्स। चलिए प्रोडक्ट कमेंट करिए फास्ट, सारे बच्चे प्रोडक्ट कमेंट करेंगे निकाल करके कैलकुलेशंस। आज पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे आप सबका, प्रोडक्ट कमेंट करें। सो गए क्या तुम लोग, नहीं सर कैलकुलेटर आपके पास है, आप ही करिए, इंटू 1, तो ये तो आ गया भाई 2 20 200, ये आ जाएगा आपका 22,400 इंटू 2, ये आ रहा है आपका बच्चे 44,800, ये आ रहा है आपका 28,200 इंटू 3, 84,600, और ये आ रहा है 29,420 इंटू 4, 117,680, 117,680। चलो यहां तक आ रहा है सबका। चलो प्रोडक्ट, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग निकाल रहे हैं वेटेड प्रॉफिट्स। यहां पर वेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा, वेटेड प्रॉफिट एकदम सिंपल है। चलिए वेटेड प्रॉफिट बताइए, वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू, चलिए इसके टोटल्स बताइए भाई, टोटल्स बताइए। चलो सारे बच्चे अभी प्रोडक्ट्स का टोटल बताएं, जो बच्चे सो रहे हैं वो भी जग जाएं, पार्टिसिपेटिव रहो, टोटल बताएं
प्रोडक्ट का टोटल कितना आ रहा है? फास्ट, आई नीड टोटल। प्रोडक्ट का टोटल बताएं। 267280। बट फिर भी तुम लोग पर भरोसा नहीं मुझे, तुम लोग थोड़ी देर बाद बोलते हो सर कैलकुलेशंस अलग है। प्लस 84,600 प्लस 117680 और ये आ रहा है 267280। 267280। यस। तो जिन बच्चों ने ये दिया, चलो भाई वेट के टोटल्स बता दो। वेट के टोटल्स कितने हैं? तो सर 2 1 3 3 6 4 10। ये लो भाई, हो गया। आएंगे यहां पर 267280 डिवाइडेड बाई कितना निकलेगा? 10। तो 10 कर दिया हम लोग का, कितना निकला? 26728। ये देखिए निकल गया अपना 26728। बोलो भाई सारे बच्चों को, ये वेटेड प्रॉफिट निकल गया कि नहीं निकल गया? ये अपना वेटेड प्रॉफिट निकल गया कि नहीं निकल गया? यस सर निकल गया। अब आइए अब हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोगों ने जो नोट लिखा था उसके आधार पर करेक्ट वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हुए। तो हम लोगों ने क्या लिखा? करेक्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? तो यहां पर हम लोग करेंगे करेक्ट वेटेड प्रॉफिट 26728 माइनस 4800। ये पूरा एक्सप्लेनेशंस करके मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहां पर वेटेड प्रॉफिट माइनस वेटेड प्रॉफिट माइनस एनुअल एक्सपेंस। एनुअल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो कितना आया? दैट इज इक्वल टू 26728 माइनस 4800। चलो भाई बताओ कितना आ रहा है? 4800 माइनस कर दो। 26728 माइनस 4800 और ये आ गया 21928। 21928 ये लो आ गया 21928। बोलो करेक्ट प्रॉफिट आ रही है अभी? ये करेक्ट प्रॉफिट आ गई। ओके, अब ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे कि सर किताब में हम लोगों को सॉल्यूशंस में ये 4800 हर साल माइनस कर दिया तब निकाला। देखो आप वो कर सकते हो। आपको पता है कि अगर हर साल कोई नंबर माइनस हो रहा है, देखिए ये कुछ नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एक ट्रिक्स है। ये एनुअल प्रॉफिट जो हम लोग एनुअल एक्सपेंस जो माइनस कर रहे हैं ना बच्चे, वो एक प्रॉफिट, ये एक मैथमेटिकल ट्रिक्स है। क्या मैथमेटिकल ट्रिक्स है? बचपन में हम लोग पढ़ते थे कॉमन फैक्टर। अगर ये 4800 हर साल माइनस होना है तो इतनी मैथमेटिक्स तो हम लोग को भी पता है कि सर एवरेज निकालने के बाद एक ही बार माइनस कर दोगे तो भी काम वही हो जाता है, आंसर वही आता है। तो एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस को आप हर साल माइनस करके तब निकालिए तो भी आपका आंसर वही आएगा। और या फिर एक बार आप एवरेज निकाल लीजिए, चाहे वेटेड एवरेज निकाल लीजिए, चाहे सिंपल एवरेज निकाल लीजिए, और एक ही बार जाकर के वो वैसी कोई चीज जो हर साल घटनी है वो आप एवरेज निकाल करके एक बार माइनस कर देंगे तो भी आपका निकल जाएगा, एक ही बार निकल जाएगा। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक्स है जो हम लोग बचपन से पढ़ते थे कि सर कोई चीज अगर हर साल घटनी है तो एवरेज निकाल करके एक ही बार माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। और आपकी अगर मर्जी है तो अल्टरनेटिवली जो बुक ने किया है कि आप हर साल माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सॉल्यूशंस पे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशंस के अंदर। बोलो ये थ्योरी, ये मैथमेटिक्स का शॉर्टकट समझ आया कि नहीं आया? ये मैथमेटिक्स का शॉर्टकट समझ आया सारे बच्चों को? बोलो भाई। हाँ सर समझ आ गया हम सारे बच्चों को। तो ये निकलने के बाद अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को निकालना है गुडविल। तो गुडविल निकालते हैं हम लोग। ये रहा वैल्यू ऑफ गुडविल। सारे बच्चे आए हो? वैल्यू ऑफ गुडविल बताएं फास्ट। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए कितना हमारा एवरेज प्रॉफिट से बच्चे? 2198 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितना दे रहा था क्वेश्चन के अंदर? नंबर ऑफ इयर्स परचेस बताइए कितना दे रहा था? 3 इयर्स। 3 इयर्स से इंटू कर दीजिए, आ गया कितना? फाइनल आंसर कमेंट करें। फाइनल आंसर कमेंट करेंगे बच्चे। 21928
इंटू 3, ये आ रहा है 6 5 7 8 4। वेरी गुड, सारे बच्चे कमेंट अप कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो आपको इस शानदार क्वेश्चंस के जरिए सीखने के लिए मिला। आपने ये भी सीखा कि कोई खर्चा अगर हर साल माइनस कर सकते हैं तो सर एक ही बार निकाल करके हम लोग माइनस कर सकते हैं अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स या प्रॉफिट से। बस ये 4800 का एक्सपेंस हमने आपको समझाते वक्त ही बोला, या तो आप मान लीजिए हर साल से घटेगा, या मानिए अभी तक नहीं घटा है, भविष्य में अभी से में घटाना है, तो फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस के तरीके से हमने ले लिया। अब कॉन्सेप्ट पक्का हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का, एडजस्टेड प्रॉफिट्स का, और उसके बाद इसके अंदर से ये जो शॉर्टकट हम लोगों ने यहां पर लगाया वो वाला, ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो भाई। ये वर्किंग नोट 2 था हमारा, ये वर्किंग नोट 2, ये हमारा वर्किंग नोट 3 जिसके अंदर हम लोग को करना था। यस, वेरी गुड। चलिए अब आपके लिए मैं होमवर्क का काम कर दूं कुछ। अब मैं आपके होमवर्क का काम कर दूं, और आपको करना है बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 9। सारे बच्चे होमवर्क में लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9, होमवर्क लिखें इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 तो करना ही, जो क्लास में हम पढ़ाते हैं वो ऑटोमेटिक होमवर्क है, उसके लिए आप मेरे होमवर्क का वेट मत करिएगा। इलस्ट्रेशन 7 तो है ही, और अनसॉल्व्ड से भी हम कुछ आपको दे दे, हम आपको अनसॉल्व्ड से क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 ये अनसॉल्व्ड है, ये आपको करना है। इलस्ट्रेशन 7 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अनसॉल्व्ड वाला। चलो, तो आज बहुत लंबी क्लास चली, लेकिन ये लंबी क्लास इसलिए थी क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड में समझने का हम लोगों ने कोशिश किया, और डिटेलिंग करना बहुत जरूरी बच्चे, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो। अदरवाइज सवाल लगाना है तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, सवाल लगाना मेरे से परफेक्ट हो। देखो ना, मेरे से पहले ही बच्चा कहता है कि सर आंसर तो अलग आ रहा है, यानी कि किताब मौजूद है, वहां से सीख सकते हैं हम लोग, लेकिन किताब से थोड़ा अलग सीखने से फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा आता है। और बनाते समय की गई गलतियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गलतियां फिर डिस्कशन को रूप देती हैं, और वो डिस्कशन आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा बनाता है। ठीक है बच्चे, तो अकाउंट्स की क्लास में यहीं तक आज मुझे एक कॉन्सेप्ट कराना था, होमवर्क मैंने दे दिया। अब आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछिए बच्चे, फास्ट।